नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सबसे ज्यादा बात हो रही है योगी के पहलवान यानी सीओ अनुज चौधरी की, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने आज पहली बार बयान दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, संभल के सीओ के बयान पर पाकिस्तान में क्यों बवाल हो रहा है, पाकिस्तान आखिर क्यों हमला कर रहा है पहलवान को। लेकिन योगी आदित्यनाथ का साथ मिल गया है ये अनुज चौधरी ने जो बयान दिया उस पर हंगामा भी हुई, बहस भी हुई, बहुत से लोगों को एतराज भी था, बहुत से लोग समर्थन में थे। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी संभल सीओ के बयान से सहमत हैं। दूसरी तरफ होली पर यह बयान दिया गया था तो मथुरा में होली शुरू हो गई है। देखिए मथुरा में लठमार होली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई दिनों तक मथुरा में होली चलती है, लठमार होली, लड्डू मार और फूलों की होली। और अब कल से शुरू होने जा रही है संभल में होली। संभल की होली से पहले आप देख रहे हैं संभल में जगह जगह रंग वितरण किया जा रहा है, रंग को बांटा जा रहा है। कल एकादशी से संभल में होली शुरू होगी और लोग रंग बांट रहे हैं। होली की तैयारी शुरू है, पाकिस्तान में बवाल है लेकिन योगी अपने पहलवान के साथ हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, हिंदू मुस्लिम सब होली खेलो। होली और जुमे पर संभल के सीओ ने दिया बयान तो शुरू हो गया सियासी घमासान। एक तरफ संभल रंगों का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहा है, शहर में रंग गुलाल बटने लगे हैं और उससे सबसे ज्यादा जल भुन रहा है पाकिस्तान। जुमे के दिन संभल में खास होली की सीओ की अपील से सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी है। वो त्योहार पर जहरीले तीर चलाने लगा है। होली पर एक तरफ विरोध की बोली तो संभल के सीओ के साथ योगी खुद खड़े हो गए हैं। साफ कह दिया है कि पहलवान पुलिस अधिकारी ने कुछ गलत नहीं कहा। योगी ने ऐलान कर दिया है कि संभल में भाईचारा रहेगा और धूमधाम से रंगों का त्योहार भी मनेगा। कि होली पर अपना ज्ञान भी ना दे। होली तो साल भर में एक बार आनी है। होली का रंग वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा, क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है, ये बाबर का नहीं रघुवर का राष्ट्र है। हम सबको साथ लेकर के चलें। तो संभल के सीओ अनुज चौधरी पर पहली बार योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है। तो देखिए जरा, योगी तक ये बात पहुंची कि एक सीओ है संभल में, सीओ अनुज चौधरी। ये तस्वीर वर्दी में देख रहे हैं, वो तस्वीर पहलवानी की देख रहे हैं। सीएम योगी ने संभल सीओ अनुज चौधरी का खुलकर समर्थन किया और होली और जुमे पर संभल सीओ के बयान को योगी ने कहा ये तो सही है। कहा जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो दरअसल रहा है पहलवान। संभल का सीओ अर्जुन अवार्डी है, पूर्व ओलंपियन भी रहा है। पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उसे सबको स्वीकार करनी चाहिए। होली पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार होती है, होली साल में एक बार आती है और इसी बात को तो पुलिस अधिकारी ने प्यार से समझाया है। कुछ ने बयान भी जारी किया है, पहले होली का आयोजन होने दो, दोपहर 2 बजे तक होली खेलने दो, फिर 2:30 बजे नमाज पढ़ना। ये योगी के बयान है। बहुत से धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी होली जुमे पर अपील की हुई है। होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज तो सप्ताह में आनी है। योगी ने कहा जरूरत पड़े तो जुमे की नमाज स्थगित भी हो सकती है। योगी कह रहे हैं कि कोई बाध्यकारी तो नहीं है कि मस्जिद आकर ही नमाज पढ़नी है। कोई नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है। यह सीएम का बयान है। और अगर मस्जिद जाना ही है तो रंग से परहेज मत करें। अब देखिए इस पर बयान आया डीएम का। सबसे पहले डीएम संभल के सीओ के बयान के बाद डीएम ने सख्त निर्देश दिए। डीएम या एसपी की अनुमति के बिना कोई अधिकारी बयान न दे। डीएम कह रहे हैं
ऐसे बयान से बचे जिससे भावनाएं आहत हो या माहौल खराब हो। संजय सिंह कह रहे हैं सीएम योगी के सीओ के समर्थन में आने से सियासी घमासान छिड़ गया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा योगी एक सीओ के पीछे खड़े हो गए, योगी नफरती एजेंडा फैला रहे हैं, सरकार बदलते ही ऐसे अफसर बदल दिए जाते हैं। अखिलेश के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सीओ को टुच्चा गुंडा तक कह दिया है। रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्ला ने योगी सीओ पर निशाना साधा है, कहा योगी अगर ऐसे पहलवान अधिकारियों का समर्थन कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि पुलिस की नौकरी छोड़ाकर इसे बीजेपी में शामिल करा लें। लेकिन बाबा बागेश्वर खुलकर सीओ और योगी के साथ आ गए। साल में होली एक बार आती है तो संभल में भी जम के होली मनेगी, ये बाबा कह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सीओ ने क्या कहा, डीएम कह रहे हैं सोच समझ कर बोले और सियासतदान क्या कह रहे हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ हम चलेंगे। चाहे किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नफरती एजेंडा छोड़ के प्रदेश के विकास के लिए क्या जरूरी है, कैसे यहाँ पे अमन, चैन और शांति कायम रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। जिसे होली से प्रॉब्लम है उसे तो हिंदुस्तान से भी प्रॉब्लम है, तो जिसे हिंदुस्तान से प्रॉब्लम है उसका क्या करेंगे। तो योगी जी को सिर्फ मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से जवाब देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके बयान में राजनीति है। लेकिन अगर आप उनको एक साधु के रूप में देखेंगे, एक महान योगी के रूप में देखेंगे, एक महंत के रूप में देखेंगे, तो उन्होंने तो सही कहा। ऐसे पहलवानों को गैर कानूनी तरीके से वो बढ़ावा दे रहे हैं, बेहतर यह है कि उनको रिजाइन करा करके वो अपनी पार्टी में शामिल करा लें। कि होली पर अपना ज्ञान भी ना दें, वो अपना ज्ञान भी घर पे रखें। होली का रंग वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगता रहा, क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, ये कृष्ण का राष्ट्र है, ये बाबर का नहीं रघुवर का राष्ट्र है, और होली वैसे ही मनाई जाएगी। तो होली पर अपना ज्ञान भी ना पी लें। 52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं। सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो योगी के सीओ पर हंगामा मचा है, लेकिन देखिए सीओ साहब हैं कौन। वर्दी की तस्वीर देख रहे हैं, योगी कह रहे हैं ये पहलवान है। आपको बताऊं अनुज चौधरी का पहलवानी से क्या ताल्लुक है। बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तस्वीरें उनकी वायरल होती हैं इंस्टा और सोशल मीडिया पर। अनुज चौधरी की पहचान संभल के दबंग डिप्टी एसपी यानी सीओ की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ये पले बड़े हैं। अनुज को बचपन से पहलवानी का शौक रहा है। अखाड़ों में कुश्ती और दांवपेच करते करते वो धीरे धीरे बड़े पहलवान बन गए। मेरठ मुजफ्फरनगर से निकलकर दिल्ली और पूरे देश में अनुज का नाम होने लगा। अनुज चौधरी साल 1997 से 2014 तक यानी 17 साल तक कुश्ती में नेशनल चैंपियन रहे। कुश्ती में अपने दांव और दम से नेशनल गेम्स में 2 बार सिल्वर मेडल जीता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकला पहलवान अब सिर्फ देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में भी कमाल दिखाने लगा। एशियाई चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक हासिल किए और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। 2004 में एथेंस ओलंपिक में भाग लिया। हालांकि 2008 के ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन दमदार पहलवानी से अनुज चौधरी पर इनामों की बारिश होने लगी। शेरे हिंद, भरत कुमार, उत्तर प्रदेश केसरी और वीर अभिमन्यु जैसे खिताब जीते इन्होंने। तो अर्जुन अवार्ड और लक्ष्मण अवार्ड जैसे खेल पुरस्कारों से भी इन्हें नवाजा गया। इसके बाद अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। साल 2012 में वो डिप्टी एसपी बन गए और संभल में खासे चर्चित भी हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं अनुज चौधरी के जिस बयान पर बवाल हुआ। अनुज चौधरी संभल के ही सीओ हैं, तो सुनिए जरा संभल के लोग अनुज के बयान और अनुज कैसे सीओ इस पर क्या कह रहे हैं। अभी तक के संभल के इतिहास में
ऐसे सीओ संभल में आए ही नहीं, जो बिल्कुल निष्पक्ष और बड़ी सुंदर ही बात करते हैं, हमेशा कभी कोई गलत बात नहीं करते और हमेशा कोई भेदभाव की बात नहीं, जो सत्यता होती है उसे ही प्रकट करते हैं। वो एक तरफा देखा जाए तो माहौल शांत करने का भी माहौल मतलब उन्होंने प्रयास कहा है। फिर उनका जो कहने का तरीका था वो थोड़ा अलग था, तो लोगों ने किसी ने उसे अलग तरीके से लिया, किसी ने अलग तरीके से लिया। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो बिल्कुल गलत सेक रहे हैं, केवल झगड़ा कराने के उससे सीओ साहब को बदनाम किया जा रहा है। जो होली है वो एक त्यौहार है और ये जुम्मा जो है वो त्यौहार थोड़ी है, कोई जुम्मा त्यौहार नहीं है। जुम्मा तो एक नमाज पढ़ने के लिए आता है सभी के लिए। संभल सिंघम सीओ हैं वो, और संभल के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो जो बयान उन्होंने दिया है बिल्कुल सही बयान दिया है। पहले तो हर साल 12 बजे तक खिलाया करा था, 12 बजे तक होली होया कर रही थी, 12 के बाद जुम्मा होया करा था। पर जो कहा सीओ साहब ने गलत कहा। प्रजा की और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करना, उनके साथ सपोर्ट करना, वही काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि उन्होंने सीओ साहब के बयान को जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में, हिंदू मुस्लिम करने में, इन चीज़ों में कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सपोर्ट किया है और वो एक राजा का उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हम भी ये होली खेलते हैं और अब से नहीं, जब भाजपा की सरकार भी ना थी जब से होली खेलते हैं। मैं भी कम से कम 15-16 साल से होली खेलता हूँ। तो मैं खुद ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें एतराज़ है रंग से तो आप घर में बैठो, नमाज पढ़ो। मस्जिद में कौन जाने को मना कर रहा? अब 2:30 बजे का टाइम दे रखा मस्जिद में, तो आप 2:30 बजे नमाज पढ़ो। हिंदू भाई भी अपना त्यौहार मना लेंगे, हमारी भी नमाज हो जाएगी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जब से संभल में आए हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। होली पे परेशानियां होती थी इससे पहले? जी बहुत परेशानियाँ होती थी, पर अब कोई परेशानी नहीं होगी जब तक सीओ साहब संभल में आए। सीओ साहब ने जो बयान दिया सही है, उससे थोड़ी शांति बनी रहेगी। और जितने भी गलत लोग हैं ये उनके लिए है, उनका ये अल्फाज, गलत लोग या तो सुधर जाएं या फिर गुजर जाएं। जहाँ से अनुज चौधरी जी बिलोंग करते हैं वहाँ खड़ी बोली है एकदम, उसमें कोई गलत नहीं है। आप उनसे नॉर्मली भी मिलेंगे ना तो उसमें कोई वो नहीं होने का, बिल्कुल वो ऐसी लहजे में बोलते हैं जैसा उन्होंने वैसा बयान दिया अपना, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो आपने संभल के लोगों को सुन लिया, लेकिन देश में भले ही बहुत से लोग कुछ कह रहे हो, लेकिन संभल के लोग अपने सीओ के बारे में ज्यादातर तारीफ ही कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा, संभल से तस्वीर आई है। संभल में दरअसल लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के लिए कोशिश है कि जो लाउड स्पीकर जरूरत से ज्यादा तेज हैं या अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं वो लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। उसी तरह एक लाउड स्पीकर उतरा और उसके बाद देखिए अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि सुबह का वक्त था, सहरी का वक्त था, रमजान चल रहे हैं, इसलिए इमाम बिना लाउड स्पीकर के, आप देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बिना लाउड स्पीकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। सुनिए जरा। सिर्फ 2 मिनट बाकी है, 5:08 हुए हैं, सहरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। उठ जाइए और जल्द से जल्द सहरी से फारिग हो जाइए, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। 5:08 हुए हैं, सहरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। उठ जाइए और जल्द से जल्द सहरी से फारिग हो जाइए, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। और लाउड स्पीकर उतरा और लाउड स्पीकर चलाने को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है इमाम के खिलाफ। आइए आपको बताऊं लाउड स्पीकर पर हुआ क्या। धार्मिक स्थलों में तेज आवाज से लाउड स्पीकर न चलाने का फरमान था। संभल में नियम टूटा तो मस्जिद और उसके इमाम पर एक्शन हुआ। लाउड स्पीकर से अजान देने पर इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी पुलिस ने गश्त के दौरान तेज आवाज में अजान की आवाज सुनी तो फौरन मस्जिद से लाउड स्पीकर को उतरवाया और उसे जब्त कर लिया। यह कार्रवाई संभल के चंदौसी की पंजाबियन कॉलोनी की मस्जिद में हुई है और जिन मौलाना पर केस दर्ज हुआ है उनका नाम हाफिज शकील शमसी। यूपी पुलिस ने कहा है कि मस्जिद में कोर्ट और शासन के आदेश का उल्लंघन हुआ है। धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, जिसके मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक शोर वाले उपकरणों पर पाबंदी है। किसी को भी शोर मचाकर पड़ोसियों को परेशान करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी शोर मचाकर पड़ोसियों को लाउड स्पीकर के जरिए दिक्कत में डालने का हक नहीं है। हाईकोर्ट या सरकार ने रमजान में भी लाउड स्पीकर पर कोई छूट नहीं दी थी। मुस्लिम धर्मगुरु भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर का समर्थन नहीं करते हैं। मजहबी काम से दूसरे को तकलीफ हो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का जिक्र भी इस्लाम में नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, इमाम के खिलाफ एफआईआर हुई है, सुनिए एसपी क्या कह रहे हैं।
धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर हैं सभी उतरवा दिए गए हैं। जनपद संभल में कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल से, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कुछ भी हो, वहां से आवाज नहीं आती है। इस प्रथा को है जो है वो मेंटेन किया जाएगा। इस प्रैक्टिस को है पुलिस के द्वारा 100% इसको इंश्योर करवाया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो लोगों को ना हो, और ध्वनि विस्तार के अंदर से किसी प्रकार की लिमिटेड जितना बताया गया उससे ज्यादा आवाज ना निकले। और आइए यूपी से ही एक और बड़ी खबर है। यूपी पुलिस के एक्शन की खबर है। तस्वीर आप देख रहे हैं। असद की 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। 1 लाख रुपए इनाम था, फरार चल रहा था। योगी की पुलिस ने ठोक दिया। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एनकाउंटर हुआ है इस बदमाश का। यूपी पुलिस ने कैसे एक्शन लिया है, और यूपी पुलिस इस शख्स को कब से ढूंढ रही थी। अलग अलग नामों से रह रहा था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मथुरा में होली से पहले नामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ। असद पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस लंबे वक्त से तलाश रही थी, और वो भिखारी बनकर रेकी करता था और कई लूट की वारदात को अंजाम देता था। इतना शातिर था कि 12 से ज्यादा इसके नाम थे। हर शहर में हुलिया बदल लेता था। कहीं वसीम, कहीं पहलवान, कहीं बबलू, कहीं यासीन, कहीं मोहसिन, कहीं फाती, सब इसी के नाम थे। और इस पर 36 से ज्यादा लूट, डकैती और हत्या के केस दर्ज थे। यूपी के अलावा राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी एफआईआर दर्ज थी। मतलब असद 3 राज्यों का मोस्ट वांटेड अपराधी था, और होली के वक्त मथुरा में एक बड़ी वारदात की फिराक में था। पुलिस को भनक लगी तो नामी बदमाश असद की घेराबंदी की। मथुरा में एक घर में असद अपने 3 साथियों के साथ छिपा था। पुलिस को देखते ही बदमाश फायरिंग करने लगा और भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, और इसमें असद ढेर हो गया। बाकी 3 बदमाश फरार हो गए। असद के पास से ऑटोमेटिक गन, पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। एक और एनकाउंटर हुआ यूपी में। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर हुआ है। ये देख रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाश के पांव में गोली लगी और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सुनिए जरा मथुरा के एसपी क्या कह रहे हैं। छहमार गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया। जगह की आइडेंटिफाई करके घेराबंदी की गई। घेराबंदी का पता चलते ही, देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में थे, और खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। यानी टीम योगी बढ़ने वाली है। योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। क्या हुआ मुलाकात में? सीएम योगी ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा चली है। इस दौरान यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है कि आखिर बीजेपी का यूपी का अध्यक्ष कौन हो। विधानसभा उपचुनाव में बंपर जीत के बाद कैबिनेट विस्तार होना है। 2027 के पहले यह आखिरी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। जल्द ही उनकी जगह कोई नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होगा। भूपेंद्र चौधरी की कैबिनेट में वापसी हो सकती है। माना यह जा रहा है कि योगी चुनाव के हिसाब से कैबिनेट की टीम बढ़ाएंगे अपनी। कुछ नेता सरकार से संगठन में जा सकते हैं, और कुछ संगठन से सरकार में भी आ सकते हैं। योगी कई मंत्रियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। नतीजे न देने वाले मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है। कैबिनेट में कुछ नए चेहरों की भी एंट्री हो सकती है। योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। पीएम मोदी ने 5 फरवरी को महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। मोदी कई बार महाकुंभ के आयोजन की तारीफ भी कर चुके हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों से औरंगजेब पर घमासान हो रहा है कि आखिर औरंगजेब को लेकर कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र भारत में क्यों है, औरंगजेब की मजार को गिरा देना चाहिए।
तो क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है? ये कोई और नहीं कह रहा है, अबू आजमी ने शुरुआत की थी। फडणवीस कह रहे हैं मैं बुलडोजर कल चलवा दूं, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देवेंद्र फडणवीस दरअसल एक कार्यक्रम में थे, ये गुरमत समागम में थे और वहां फडणवीस ने इस बात को कहा है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, फडणवीस ने कहा, ये आप देख रहे हैं औरंगजेब की कब्र मजार, इस पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है, इस पर बुलडोजर चलने की मांग भी उठ रही है। अबू आजमी ने शुरुआत की थी, अब ये बुलडोजर एक्शन तक पहुंच गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं औरंगाबाद में, जिसका नाम अब संभाजी नगर है, वहां औरंगजेब की ये कब्र है, यहीं औरंगजेब को दफनाया गया था, ये अभी भी वहां मौजूद है और इसको तोड़ने की और गिराने की बात हो रही है और इस पर बवाल चल रहा है। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। अखिलेश के सिपह सालार अबू आजमी के इस बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी, जिसकी तपिश देश की राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों तक महसूस की जा रही है। आजमी के बयान के बाद औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग उठी। अब महाराष्ट्र सरकार ने औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने के संकेत दे दिए हैं। हे मुघलांचं मांडलिकत्व केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि राज्य और देश के लोग भी यही चाहते हैं कि मुगल शासक की कब्र को ढहा दिया जाए। दरअसल फडणवीस का यह बयान लोगों के गुस्से के बीच आया है, जो अबू आजमी के बयान से भड़का है, जिनके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए आपको बताऊं देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। क्या औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है? क्या यह संभव है? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने कब्र ढहाने के संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस ओर इशारा भी कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि राज्य और देश के लोग भी यही चाहते हैं कि मुगल शासक की कब्र को ढहा दिया जाए। औरंगजेब की कब्र को हटाने के संबंध में कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। मुगल शासक की कब्र को संरक्षित दर्जा उस समय दिया गया था जब केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकारें थी। यह कब्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत आती है। इसे एएसआई के संरक्षित स्मारकों के अंतर्गत रखा गया है। उनका यह बयान औरंगजेब पर चल रही सियासत के बीच आया है, जिसकी शुरुआत मुंबई के सपा नेता अबू आजमी ने की थी। उन्होंने कहा था मैं मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी या असहिष्णु शासक नहीं मानता हूं। इन दिनों फिल्मों के माध्यम से मुगल बादशाह की विकृत छवि बनाई जा रही है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत की क्षेत्रीय सीमाएं अफगानिस्तान और म्यांमार तक फैली हुई थी और देश एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति था, जिसके बाद आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इन्हें विधानसभा के सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। अब आपको बताऊं, एएसआई संरक्षित है कब्र। दरअसल क्या इसे गिराया जा सकता है? औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में। संभाजी नगर का नाम पहले औरंगाबाद था। औरंगजेब की कब्र का रखरखाव करता है एएसआई, जिसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग कहते हैं। पुरातत्व संरक्षण विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता है, यानी अगर बुलडोजर चलाने का फैसला लेना है तो केंद्र सरकार को लेना है। एएसआई कब्र के रखरखाव पर सालाना 6.5 लाख रुपए खर्च करती है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और बाकी सियासतदान। हे मुघलांचं मांडलिकत्व केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि राज्य और देश के लोग भी यही चाहते हैं कि मुगल शासक की कब्र को ढहा दिया जाए। औरंगजेब की कब्र को हटाने के संबंध में कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। मुगल शासक की कब्र को संरक्षित दर्जा उस समय दिया गया था जब केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकारें थीं। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। फ्रेंच इतना बदला सकते हैं, तारीख को तो नहीं बदला सकते। ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकती। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। ये चीजें आती हैं वक्ती। बलबीर पूंजी जो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं
लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं, अप्स एंड डाउन स्वाभाविक है। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर औरंगजेब की जो छवि है वो कैसी रही है, उसके पीछे सच क्या है, उसके साथ क्रूरता कितनी जुड़ी है। सबसे पहले देखिए जरा औरंगजेब का साम्राज्य कहां से कहां तक था। यह मैप आपके सामने आ गया है। यह मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो पीला हिस्सा आप देख रहे हैं, काबुल से लेकर ये जो पीला हिस्सा है, यहां तक बाबर का शासन था, लगभग बाबर का शासन। और उसके बाद ये जो आप ऑरेंज रंग का हिस्सा देख रहे हैं, यानी पीला भी और ऑरेंज भी, जिसे आप देखिए कि पांडिचेरी से लेकर काबुल तक और बंगाल से लेकर सूरत तक यह पूरा साम्राज्य औरंगजेब का था। यह उस दौर का है और कहा जाता है औरंगजेब उनमें शामिल था जिसने सबसे बड़े साम्राज्य पर राज किया है। अब देखिए औरंगजेब क्रूर किस कदर था। औरंगजेब की क्रूरता की कहानी आज भी याद की जाती है और इसीलिए औरंगजेब से इस कदर नफरत की जाती है, क्योंकि इतिहास से ही लोग जानते, समझते और सीखते हैं। अब क्या है औरंगजेब की हकीकत? औरंगजेब एक क्रूर मुगल शासक था। औरंगजेब ने 49 साल तक शासन किया है। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया। इसने अपने शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार किए। काशी और सोमनाथ जैसे मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़वाया। हिंदुओं से कर वसूला, हिंदुओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई, हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोका, मांस मदिरा के लिए मजबूर किया। औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर किया। औरंगजेब की जिंदगी का केवल एक लक्ष्य था, पूरे भारत पर राज करना। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या कराई। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ा। उन्हें जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद भी उन्हें बहुत शारीरिक यातनाएं दी गईं, उनकी चमड़ी तक उधेड़ दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं। जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर चढ़वा दिया। संभाजी महाराज को छावा भी कहा जाता है। औरंगजेब की हरकत का श्री गुरु तेग बहादुर जी ने विरोध किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें भी मुस्लिम बनने का दबाव डाला। गुरु तेग बहादुर झुके नहीं, कहा शीश कटा लूंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद इस क्रूर शासक ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। सिर्फ कुछ लोगों का ही नहीं, अपने परिवार के साथ औरंगजेब ने क्या किया, इससे आप समझिए। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था और इसका जन्म 4 नवंबर 1618 गुजरात के दोहद में हुआ। मुगल शासक औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब शाहजहां मुमताज का तीसरा बेटा था। दारा शिको, शाह शुजा और मुराद बख्श इसके भाई थे। क्या किया इसने कि सत्ता के लिए इसने अपने पिता शाहजहां को कैद करा दिया, भाई दारा शिको की हत्या करा दी, मुराद को भी जहर देकर मार दिया, क्योंकि जहांगीर की मौत के बाद आगरा की सत्ता शाहजहां के पास थी। शाहजहां ने अपने तीसरे बेटे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। शाहजहां ने औरंगजेब को अफगानिस्तान का भी सूबेदार बना दिया। बाद में उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे सूबेदार के पद से हटा दिया। जिसके बाद औरंगजेब को लगा कि आगरा का शासन उसके भाई को मिल जाएगा। इसी से खफा होकर पिता को कैद कर दिया और भाइयों की हत्या करवा दी। उसके बाद खुद का राज्याभिषेक कराया और शासक बन गया। औरंगजेब की मौत बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल की वजह से हुई। वीर छत्रसाल ने युद्ध के दौरान उसके शरीर को जख्मी कर दिया था, जिसके बाद वो कई महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा। तड़प तड़प कर 1707 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और रामदेव क्या कह रहे हैं। अद्भुत बात यह है कि इस देश में रोहंगियों को इजाजत है, घुसपैठियों को इजाजत है, आतंकवादियों को इजाजत है। हम भारत के नागरिक हैं, अपने ही भारत में नहीं आ सकते।
तो निश्चित रूप से जिन्हें इन लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको हमसे दिक्कत, संतों से दिक्कत, मंदिरों से दिक्कत, राम से दिक्कत, राम सेतु से दिक्कत, वो देशद्रोही हैं जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो देशद्रोही है जो गजवाई हिंद चाहते हैं। वो देशद्रोही है कि मुसलमानों पर बयान देने से डरते हैं पर हिंदुओं पर कमेंट करने से डरते नहीं हैं। वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों को ना हम छोड़ेंगे, ना कभी उन्हें बख्शेंगे। पूरी जिंदगी में जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम 150 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। औरंगजेब कोई भारत का आदर्श नहीं है, वो आक्रांता है, बाहर से आया हुआ एक, उनका पूरा खानदान एक लुटेरों का खानदान है। बाबर यहाँ भारत निर्माण के लिए नहीं आया था। बाबर हो, उसकी संतानें, फिर जो है चौहुआएं हो, अकबर हो, औरंगजेब तक से लेकर के तमाम, इन्होंने हरम बनाए, हमारी हजारों माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, लूटमार किया, पहले खुद मिटे, देश को मिटा दिया। ये लोग हमारे आदर्श नहीं हो सकते। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं। हमने लोगों से सवाल पूछा, लोग क्या कहते हैं, औरंगजेब की कब्र को लेकर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वो बुलडोजर चलाने को तैयार है, लेकिन एएसआई केंद्र के अधीन है, उन्हें फैसला लेना है। लोगों को सुनिए जरा। मंदिरों को तोड़वाया हो, भगवानों के स्थानों को तोड़वाया हो, चाहे गुरुद्वारे ले लो, मंदिर ले लो, क्या उसको बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्यों नहीं चलना चाहिए भैया? क्या वो अपना वक्त भूल गए जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, माँ बेटियों पे अत्याचार किया? आज उनके औरंगजेब भगवान नजर आ रहे हैं, ऐसे लोग कहते हैं। क्यों भैया? ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों से नफरत करते हैं, नफरत नहीं करते, हम कलाम को पूछते हैं, कसाब को नहीं। इस फ़र्क को समझना जरूरी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने देश की धरोहरों को नुकसान पहुंचाया है खाली अपना खजाना भरने के लिए, तो उस देश में ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ना ही उसके इतिहास की जरूरत है। इसका इतिहास उठा के देख लीजिए, इसने अपने परिवार वालों को खुद ही मारा हुआ। इसने, ये तो गद्दार था, इसको तो नोट चाहिए थे, सोना चांदी लूटने का था, वो लूटने के लिए आया था। ये तो काहे के लिए? लुटेरों की हिंदुस्तान में जगह नहीं है, तो कर्ब तो हटानी ही चाहिए। इनकी कोई वैल्यू नहीं इंडिया के अंदर। आइए अब आपको मिलवाने जा रहा हूं उन क्रूर शासकों से। औरंगजेब की तरह कुछ और शासक जो दुनिया में हुए, वो कौन से थे जो औरंगजेब से कम नहीं थे? चंगेज खां मंगोल शासक था। 1162 से 1227 तक इसने शासन किया। कुछ लोग चंगेज खान को सबसे क्रूर मानते हैं। चंगेज खान ने लाखों लोगों का कत्लेआम किया। चंगेज खान खुद अपनी तलवार से हत्या करता था। तैमूर लंग मुगल शासक था। तैमूर लंग ने भी हिंदुओं पर अत्याचार किए। दिल्ली में एक दिन में लाखों लोगों को मारा था। बचपन से लंगड़ा था, दुनिया पर कब्जा चाहता था। जूलियस सीजर रोमन साम्राज्य से ताल्लुक रखता था, खुद को ईश्वर की तरह पेश करता था। 49 ईसा पूर्व से 44 ईसा पूर्व तक पावर में रहा। सीजर लोगों को शेर के पिंजड़े में फेंक देता था। महमूद गजनवी साम्राज्य का शासक था। गजनवी 998 से 1030 तक सत्ता में रहा। इसने हिंदुओं के हजारों मंदिरों को तोड़ा। गजनवी ने हिंदुस्तान में 18 बार कत्लेआम किया। गजनवी का जन्म अफगानिस्तान के गजनी में हुआ था। अगला नाम है क्रूर शासक का एडोल्फ हिटलर। हिटलर 1933 में जर्मनी का शासक बना। 6 साल में इसने 60 लाख यहूदियों की हत्या की। 60 लाख यहूदियों में से 15 लाख केवल बच्चे थे। बेनिटो मुसोलिनी इटली का सबसे क्रूर शासक था। इसने अपने लाखों विरोधियों की हत्या करवाई। 1922 से लेकर 1943 तक इटली पर शासन किया। वो इतना क्रूर था कि लोगों ने उसकी पत्नी समेत उसकी हत्या की और 16 और सहयोगियों की भी हत्या कर दी थी। आइए अब आपको सुनाता हूं औरंगजेब पर बवाल हो रहा है, जो ऐसा ही क्रूर शासक था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए, और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। जो आज की राजनीति भारत के अंदर पैदा हो गई है, अगर आप औरंगजेब का नाम लेंगे तो आप जेल में भी जा सकते हैं, आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है, आपके खिलाफ केस रजिस्टर भी हो सकता है। आसाम के अंदर MP को पिटाई भी की जा सकती है।
महाराष्ट्र के अंदर असेंबली मेंबर की मेंबरशिप भी जा सकती है, लेकिन अगर देश के अंदर गॉडसे की तारीफ कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको पार्लियामेंट का टिकट दे देगी। सबकी भावना है, हर हमको किसी को लगता है कि उस गांधी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए, मगर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार की भूमिका स्पष्ट है। अभी कभी का क्या होगा, कैसे होगा, वो आपके बोले बिना होगा। क्योंकि जब कोई भी गढ़ किलों के ऊपर जब कोई कार्रवाई हुई है तभी आपको बताया गया है क्या सुबह 5 बजे हुई है, 6 बजे हुई है। तो इसी तरीके से एक बार सुबह सुप्रभात या तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी। जो अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, उनकी चापलूसी करते रहे, उस संगठन से उपजे हुए नेता किसी को प्रवचन नहीं दे सकते कि इस देश का हीरो कौन है और कौन हीरो नहीं है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अगर आप इलाज कराते हैं, अस्पताल डॉक्टर से परेशान है तो देखिए जरा इलाज के नाम पर कैसे धोखा हो रहा था। कई बार ऐसी बहुत सी खबरें आई कि अस्पताल में आईसीयू में जो पेशेंट है उन्हें परिवार से मिलने नहीं दिया जाता, बताया नहीं जाता वो किस हाल में है। ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश से आई, पेशेंट आईसीयू में लेटा था, ये देखिए जरा, आईसीयू से पेशेंट निकल आया, उठकर चला आया, देख रहे हैं आप, पूरे उसके नाक पर देखिए जरा निडल लगी हुई है, बाकायदा हाथ में भी टेप लगे हुए, ये आईसीयू में था, सोचिए पेशेंट। और बार बार कहा जा रहा था कि मरीज अंदर आईसीयू में तबीयत खराब है, लेकिन मरीज खुद उठकर चला आया, उसे पता था परिवार को लूटा जा रहा है और अस्पताल झूठ बोल रहा है। सुनिए जरा। हाथ में यूरिन बैग भी लिए हुए और उसके साथ निकल आया, परिवार उसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं। झूठ बोल के पैसा काट के आए और मेरा आदमी को मैंने आगे करके निकाला, ये डॉक्टर लोग मार डालते हैं। क्या इलाज के नाम पर कुछ अस्पताल धोखा करते हैं? आईसीयू और टेस्ट के नाम पर लोगों को लूटते हैं। मध्य प्रदेश से सामने आई एक तस्वीर ने अस्पतालों के इलाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईसीयू में भर्ती मरीज अचानक अस्पताल से बाहर आ गया और उसने अस्पताल की पोल खोल दी। झूठ बोल के पैसा काट के आए और मेरा आदमी को मैंने आगे करके निकाला, ये डॉक्टर लोग मार डालते हैं। ऐसा क्यों करा उसके साथ में? सवाल यही है, इलाज के नाम पर अस्पतालों की लूट पर कब लगाम लगेगी? आइए आपको बताता हूं कि आखिर अस्पताल क्या कहानी बता रहा था, मरीज को पता चला उसने क्या किया। मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल में हंगामा हुआ, आईसीयू में भर्ती मरीज खुद चलकर अस्पताल से बाहर आ गया। मरीज ने अस्पताल पर संगीन आरोप लगाए, इलाज के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप। मरीज अर्धनग्न अवस्था में आईसीयू से बाहर निकल आया। मरीज के नाक में नली लगी थी, हाथ में यूरिन का बैग पकड़े हुए हैं। मरीज ने कहा मेरे परिवार से 1 लाख रुपए की मांग की गई है। परिवार ने 12 घंटे में 40,000 रुपए जमा कर दिए। अस्पताल ने और पैसों का इंतजाम करने को कहा। परिवार का आरोप है कि मरीज को बेड से बांध दिया गया था, परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। मरीज बार बार परिवार से मिलने की बात कर रहा था। उधर अस्पताल परिवार को गलत जानकारी दे रहा था। मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही थी, महंगी महंगी दवाएं मंगाई जा रही थी। इस बीच जैसे ही मरीज को आईसीयू में थोड़ी देर के लिए खोला गया, मरीज यूरिन बैग के साथ आईसीयू से बाहर आ गया। मरीज ने अस्पताल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, कहा झूठ बोलकर इलाज के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद रतलाम के कलेक्टर ने एक्शन लिया है, पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के आदेश दिए हैं और निर्देश पर, सीएमओ के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया। इससे पहले भी जीडी अस्पताल पर कई आरोप लग चुके हैं। इस बीच मरीज को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए मरीज की पत्नी क्या कुछ कह रही है और अधिकारी क्या कह रहे हैं। झूठ बोल के पैसा काट के आए और मेरा आदमी को मैंने आगे करके। और आइए अब आपको बताऊं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या करने की जरूरत है। यानी निजी अस्पतालों से अगर परेशान है, सरकारी अस्पताल में एक दिन का खर्चा करीब 3,000, निजी अस्पताल में एक दिन का खर्चा 7,000 है।
आईआईटी जोधपुर की रिपोर्ट में दावा है कि सरकारी अस्पताल की तुलना में निजी अस्पताल में 3 गुना खर्चा है। कई मामलों में यह खर्चा 200% तक बढ़ जाता है। निजी अस्पतालों के पैसे वसूलने के कई मामले सामने आए हैं और निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। राज्य और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, निजी अस्पताल में इलाज को लेकर नीति बनाने का निर्देश है और मरीज और परिवार के शोषण पर रोक लगाने का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक नीति बनेगी जिससे निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लग सकेगी। खबर यह है कि देश में के 2 राज्य जमानत के बावजूद हजारों कैदी जेलों में रह रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, यह जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देश के अलग अलग जेलों में लगभग 24,000 से ज्यादा कैदी बंद हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जमानत के राशि भरने का पैसे उनके पास नहीं है। आपको बताऊं कि आखिर किस राज्य में कितने कैदी हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे 6,158 हैं, मध्य प्रदेश में 4,190 ऐसे कैदी हैं, बिहार में 3,345 है और महाराष्ट्र में 1,661, ओडिशा में 1,214 कैदी ऐसे हैं, केरल में 1,124 ऐसे कैदी हैं, पंजाब हरियाणा में 922, असम में 892 ऐसे कैदी हैं और तमिलनाडु में 830, कर्नाटक में 665। देश के हजारों कैदी जमानत के बावजूद जेल में रहने को मजबूर हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सामने आई है यह जानकारी कि देश की जेलों में 24,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं। ये कैदी जमानत की राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। जेलों में बंद ऐसे कुल कैदियों की संख्या 24,879 है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, एमपी और बिहार में है कैदी। यह हाल है इन जेलों की। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं सीरिया में दरअसल गृह युद्ध के हालात हैं और सीरिया में पिछले 2 दिन में लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। सीरिया में युद्ध जारी है। 2 महीने बाद फिर गृह युद्ध की स्थिति है। एक तरफ असद के समर्थक, दूसरी तरफ सत्ता में नया आया है जुलानी। असद रूस चले गए तो जुलानी और असद के समर्थकों में लड़ाई हो रही है। जुलानी की सेना और असद के करीबियों में लड़ाई हो रही है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये सीरिया में जो जंग हो रही है, जो गोलियां चल रही हैं, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से बम गिराने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोचिए जरा क्या हालात हो गए हैं जब बम गिराए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखिए बम को खिसकाकर धक्का देकर नीचे फेंक रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। यहां आपको लोग नजर आ रहे हैं। बाकायदा जुलानी की जो सेना है असद समर्थकों पर यह हमले कर रही है क्योंकि असद समर्थकों ने फिर से विद्रोह छेड़ दिया। बिस्मिल्लाह 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 अल्लाहू अकबर। अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सीरिया की है और आर्मी ने इन लोगों को पकड़ा है। ये कैदी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो हथियार गोला बारूद बरामद हुए हैं वहां लड़ाई के दरमियान जुलानी की सेना के हाथ ये हथियार लगे। अब तक बताया जा रहा है 2 दिन में ही 1,000 लोगों की जान चली गई है। उसके बाद आप देख रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी है। अब मैं आपको बताता हूं ये लड़ाई दोबारा क्यों हो रही है सीरिया में।
सीरिया में गुरुवार को नई सरकार के खिलाफ असद समर्थकों और सेना के बीच झड़प शुरू हुई थी। इस हिंसा से 2 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मौतों का ये जो आंकड़ा है 2011 में सीरिया में जो गृहयुद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। संस्था के मुताबिक पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने असद समर्थकों के 745 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। इनमें से ज्यादातर को फांसी दी गई और इसके अलावा असद समर्थक 148 लड़ाके भी मारे गए। वहीं इस हिंसा में सुरक्षा बलों के 125 जवानों की भी मौत हुई है। रिपोर्ट के अनुसार लताकिया शहर के आसपास बड़े क्षेत्रों में बिजली और पीने का पानी बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि वो असद समर्थकों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई इस हिंसा के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहराया। गुरुवार को तटीय शहर जबले के पास एक वांटेड शख्स को हिरासत में लेने की कोशिश की गई और इस दौरान असद के वफादारों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। सबसे ज्यादा नुकसान बनियाद शहर में हुआ है। वहां घरों से लेकर सड़कों तक शव नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा वहां के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। हमने अधिकारियों और पूर्व शासन के बचे हुए लोगों पर शिकंजा कसने का अभियान चलाया है। सभी सैन्य और सुरक्षा अभियान राष्ट्रपति के निर्देशों पर सख्ती से चलाए जा रहे हैं। जो लोग हथियार सरेंडर करने से इंकार करेंगे उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अत्याचार का युग समाप्त हो गया है। जो लोग अभी तक इसे नहीं समझ पाए हैं उन्हें जल्द ही जमीन पर यह स्पष्ट कर दिया जाएगा। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो हिस्सा रिपब्लिक प्लेनरी समिट में जब अक्षय कुमार आए और अर्नब गोस्वामी से मिले। सुनिए जरा अर्नब ने अक्षय से क्या पूछा। जी अर्नब जी, थैंक यू अक्षय। एंड हम भारत रिपब्लिक के लिए बात करेंगे इसलिए हम हिंदी में बात करेंगे। मैं पहले ही बता देता हूं, भारत रिपब्लिक के लिए बात करेंगे। दिल्ली में हिंदी में बात करनी पड़ेगी। हाँ जी, दिल्ली में हिंदी में बात करनी पड़ेगी। नहीं, दिल्ली में कहीं भी हो, आप बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, हम हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी के मजा ही कुछ और है। That's it. थीम है लिमिटलेस इंडिया, इंडिया विदाउट लिमिट्स। वी वांट टू नो फ्रॉम यू, पूछता है भारत, the nation wants to know what is limitless India for Akshay Kumar. Akshay, floor is yours. आप पहले बताइए। देखिए, मैं पीछे बैठा हुआ था। मैं एक्चुअली 1 घंटे जल्दी आ गया, तो मैं पीछे बैठा हुआ था। मैं सबके स्पीच सुन रहा था। सब अपने अपनी बातें बता रहे थे। हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, आईटी के बारे में बात हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडिया को। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान लिमिटलेस होने के लिए, लिमिटलेस जो चीज़ें यहाँ बन रही हैं एंजॉय करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिमिटलेस सेहत, हेल्थ। हम इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। हैदराबाद का मैंने एयरपोर्ट देखा, बहुत लंबा है। मुंबई का एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा है। बेंगलोर का, इट्स अ ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। लेकिन वहाँ लोगों को तकलीफ होती है चलने के लिए। कोई फ़ायदा क्या उस चीज़ का अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो। सो आई वुड से वी हैव टू मेक लिमिटलेस हेल्थ। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड गो फॉर। एंड आई वुड जस्ट से आप सबको मैं दरख्वास्त करूँगा। मैं जब कभी कभी इंटरव्यूज़ में कह देता हूँ कि शाम को 6:30 बजे के बाद मत खाइए, वो ज़रूरी है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी सेहत को करीबन ना करीबन 30% आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। You started from zero, Akshay. This is an incredible success story. He works hard. He started from zero. He's been a chef. He's done martial arts. His life has not changed. His habits have not changed. For all the people out there who say it's a flat world, abhi digital economy mein everybody has a chance, I want you to tell me something from your life story about the importance of starting with zero and making something of yourself. Akshay. Zero
Zero, as you all know, was discovered by an Indian only. हाँ, पीछे से कोई चिल्लाया, आ रहा है भट्टा। बिल्कुल, हर इंसान को जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, तभी जाके उसको वैल्यू होती है बाकी आगे के नंबरों की, 1, 2, 100 करोड़, उसको जाके तब जाके वैल्यू होती है। यहाँ आज सोनू निगम जी भी बैठे हुए हैं। आई सोनू। इन्होंने भी जीरो से ही शुरू किया था, मेरे साथ ही, बल्कि एक फिल्म में मेरे साथ ही इनकी पहली फिल्म एक्टिंग थी, इन्होंने की थी, जो मुझे लगता है मैंने और इसने दोनों ने नहीं देखी थी। हाँ, बराबर बोल रहे सोनू जी, आपने भी अपनी जिंदगी जीरो से ही शुरू की और आज ही इज वन ऑफ द टॉप सिंगर्स वी हैव। आई रियली एनवी हिम। अक्षय जी, आप महाकुंभ गए रिसेंटली और उससे भी लोग इंस्पायर होते हैं। व्हेन एवरीबडी इज विजिटेड, आप पिछली बार भी गए थे। This time 67 crore people were at the Mahakumbh, and we had Gurudev Shri Shri Ravi Shankar in the morning. He told us about the importance of that in bringing the country together. Can you tell all our viewers about your experience at the Mahakumbh, what it meant for you to be among a sea of people and what you experienced in as much detail as you can, please? अर्नब जी, बहुत ही शांतिपूर्वक था, मजा आया उधर डुबकी लगा के। यार, इसमें हंसने की क्या बात थी? मज़ा आया उधर डुबकी लगा के, मज़ा आया उधर प्रार्थना करके, इतने सारे लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा और एकदम सब कुछ शांतिपूर्वक, सब प्यार से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतने लोग घूम रहे हैं और इतनी श्रद्धा है। देयर वाज सम काइंड ऑफ एनर्जी। सोनू के सुरों की बात करेंगे। सर, आपने कहा 47 इयर्स हो गए, अगर हम 47 इयर्स में सुरों से आप कोई ग्राफ बनाएं अपने गाने का, तो वो कैसा होगा? स्टेप बाय स्टेप गाऊं थोड़े से जो मुझे याद आता है। पहला गाना जो हिट हुआ था वो था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये फर्स्ट था। उसके बाद में एक गाना आया था, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ भैया नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। पर कोई बड़ा गाना तब तक नहीं आया था। फिर 97 में सबसे बड़ा गाना जो मेरा पहला आया था वो था, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर लिखो कब, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ताली बजाओ। और आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। बड़ी खबर इस वक्त दुबई से आ रही है, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश में जश्न होने लगा। सीधी तस्वीरें, जीत के बाद भारत की बड़ी जीत और रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली बार ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने नाम की है और ये तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से करारी मात दी है। भारत के सामने 252 रनों का लक्ष्य था। रोहित शर्मा ने 76 रनों की पारी खेली है, गिल ने 31 रन बनाए, अय्यर ने 48 रन, पटेल ने 29 रन, पांड्या ने 18 और राहुल ने 34। सीधे चलते हैं भोपाल, हमारे सहयोगी सत्य विजय वहां से जुड़ रहे हैं। सत्य विजय, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जश्न की, जी ओवर टू यू, दिखाइए जरा। बहुत बढ़िया, ये डांस की तस्वीरें हैं, यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, आतिशबाजी आप देख सकते हैं। सत्य विजय को फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, यहाँ पर लोग डांस रहे हैं, डांस कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे इस जीत पर, क्या कहेंगे इस जीत पर, जीत पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत उत्साह, इंडिया की जीत पर बहुत खुशी का विषय है।
बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पिछली बार 2 इंच से हारे थे। इंडिया इंडिया इंडिया। में कैमरा घुमाइए, आतिशबाजी की तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर आतिशबाजी है, ढोल है, नगाड़े हैं, लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं सबसे हम बात करने को। एक बार फिर से बताइए इंडिया की जीत पर क्या? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पिछली बार शर्मा ने बता दिया कि वो फिट है। रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया खेला। पिछली बार 2 इंच से हारे थे, इस बार बताइए क्या कहेंगे टीम इंडिया की? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मिल गया आज बहुत चेहरा बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। गाने और तेज भारत जीते, भारत। बताऊं टीम इंडिया जीत गई है, कितने खुश हैं? बहुत क्रेजी मैंने। इंडिया जीत गई, बहुत खुशी है, बहुत मजा आ रहा है। कमोर इंडिया यही कहेगा। रोहित शर्मा ने दिखा दिया। मैं रोहित हूँ, वो भी रोहित है। देखिए लोग की आतिशबाजी के डांस। मजा आ गया। चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। क्या चैंपियन ट्रॉफी जीत गए? एक और जीतेंगे, बदला ले लिया। 2 में फिर जीतेंगे। बहुत बढ़िया। कैमरा दिखाते रहेंगे। आप बताइए मैडम आप बताइए मैडम आप बताइए कितने खुश हैं? आपको लिए चलता हूं। होली दिवाली लोग मना रहे हैं। देखिए जरा होली दिवाली मनाने की तस्वीरें जरा दिखाइए। आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं टीवी पर, अगर आप स्क्रीन देखिए तो कितनी कलरफुल नजर आ रही है। ये खुशी के ही कलर हैं। हमारे साथ गुरसिमरन लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन के पास चलेंगे। गुरसिमरन जरा बताइए जम्मू में क्या माहौल है? देखिए जम्मू में जो है होली और दिवाली दोनों इकट्ठे मनाए जा रहे हैं। सर जीवन से कहूंगा सबसे पहले आपको तस्वीरें यहां पर दिखाएं। पूरा जो एक चौक है ये भर गया है। लोग लगातार आतिशबाजी कर रहे हैं, होली के रंगों से सराबोर है और जश्न मनाया जा रहा है। कितनी ज्यादा खुशी है चैंपियंस खुशी है तो बता ही नहीं सकते। मजा आ गया आज खेलने में, मजा आ गया आज मैच देखने में, बहुत मजा आ रहा है। बहुत खुशी है, हमें मैच जीत गए। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कैसी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया बैटिंग की उसने। इस तरफ सर जीवन से कहूंगा आपको तस्वीरें यहाँ पे आतिशबाजी की भी दिखाते हैं। लगातार लोग जो है यहाँ पर इस तरफ आतिशबाजी कर रहे हैं और जश्न जो है वो लगातार मनाया जा रहा है। हाथों में तिरंगे झंडे लिए लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं खुशी है। सर कितनी ज्यादा खुशी है? बहुत ही ज्यादा खुशी है हमें इंडिया की जीतने की। आज बहुत ही खुशी है हमें। जो आसमान पर जो है लगातार ये जो है आतिशबाजी हो रही है, क्या कहेंगे कितनी ज्यादा खुशी है? इस तरफ दिखा पाए तो आप देखेंगे यहाँ पर भी लगातार आतिशबाजी हो रही है। हवा में आतिशबाजी की और उसके साथ साथ रंग जो है होली के वो भी गुलाल के साथ खेली जा रही है। लोग जो है हाथों में तिरंगा झंडा लिए टी शर्ट्स में उतार रहे हैं। वहीं लॉर्ड्स वाला स्टाइल सौरव गांगुली का वो कहीं ना कहीं लोगों को याद यहाँ पर आ रहा है। और अब गुलाल और उसके साथ साथ दीपावली के लिए आतिशबाजी, इन सब से जो है वो लोग खुशी मना रहे हैं। सर कैसा लगा वो चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर भारत ने जीती? देखिए बहुत ही उत्साह का माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। हर समय जब भी भारत की जीत होती है तो यहाँ पे सारा हमारे जो बाकी सहयोगी इंतजार कर रहे हैं। जम्मू में भी माहौल बहुत शानदार है। हम सीधे चलेंगे राघवेंद्र के पास, सभी सहयोगियों के पास जल्दी जल्दी रुख करते हैं। राघवेंद्र जरा लोगों से बात करिए, उत्तर प्रदेश में लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में मैं हूँ। सबसे पहले जीतने के बाद यहाँ पर आसमान में आतिशबाजी हुई। हालांकि आतिशबाजी का रंग अभी कम हुआ है, लेकिन जो इनका जो जोश है, युवाओं का जोश है, वो कम नहीं हुआ है। हम इनसे ही जानेंगे जिस तरह का परिणाम आया। क्या उम्मीद आपको थी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी। पूरी उम्मीद? हाँ, पूरी उम्मीद थी। तभी उम्मीद थी भारत मैच जीतेगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद थी, क्योंकि लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की दुआएं थी पूरे भारत टीम के साथ। क्या बात कर रहे हैं, दुआएं थी? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद थी, इंडिया विन। क्या कहेंगे भाई साहब, उम्मीद पूरी थी क्या? उम्मीद पूरी थी और रोहित शर्मा और विराट कोहली पे बहुत भरोसा था। और कहीं राघवेंद्र आपके पास आएंगे। ललित इंतजार कर रहे हैं चंडीगढ़ से, उनके पास चलेंगे। ललित जरा बताइए चंडीगढ़ में क्या माहौल है? उससे पहले मैं गौरव के पास चलूंगा। गौरव के पास भी लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। जी गौरव।
गौरव, बात कीजिए लोगों से। गौरव, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपके माइक में कुछ तकनीकी दिक्कत है। ललित के पास चलते हैं। जी ललित, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, जरा चंडीगढ़ में दिखाइए क्या माहौल है। ललित तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। हमारे साथ बने रहिए। इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। भारत के लिए फख्र और गर्व की बात है, शानदार जीत, सभी के लिए खुशी का माहौल है। और होली सच में आज चैंपियंस ट्रॉफी जीत के साथ ही होली लोग मनाने लगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर बने हुए सभी सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं।